आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपी टेट 2026 की जूनियर बैच है, याद रखिएगा। और इस बैच में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य रूप से शुरुआत करेंगे। अभी तक इसके पहले की क्लास आप देखे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की प्रमुख तिथियां, महात्मा गांधी, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब जो इंट्रोडक्शन था, मेन और मुख्य क्लास जो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की क्लास यहां से शुरू हो रहा है और इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। समझने के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है। अलग अलग इतिहासकार इसे अलग अलग भाग जो है भागों में बांटते हैं। पहला चरण अगर हम लोग बांटे तो 1885 से 1905 के बीच में, आप जानते होंगे 1885 से 1905 के बीच में, 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को भारत के गवर्नर डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है एवोहूम, जिसके संस्थापक एवोहूम थे, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। उसके बाद 1905 तक जो बनारस में अधिवेशन होता है, जिसके जो है अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, जिसमें स्वदेश की मांग किया जाता है, ठीक है, वो पहला चरण है। इसको उदारवादी चरण कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सुधार हो जाए। इस बीच जो है भारतवासी अंग्रेजों से क्या उम्मीद करते थे कि अंग्रेज अपने नियमों में सुधार कर दें। सुधार नहीं हुआ तो भारतीयों की नीति बदली। कब से? 1905 से लेकर 1919 के बीच में जालियांवाला बाग कांड के समय। इसे दूसरा चरण कहा जाता है और इसे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वराज, हम लोग का अपना राज होगा, तुम लोग भागो। वो भागने वाले नहीं थे। उसके बाद तीसरा चरण जालियांवाला बाग कांड से लेकर देश जब तक आजाद न हो जाए, शुक्रवार 15 अगस्त 1947 तक, तीसरा चरण। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गांधीवादी की वजह से देश छोड़ के उनको जाना पड़ा। अब आइए देखते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जहां जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पहले कब्जा करिए, याद करिए, उसके बाद सभी कुछ आगे बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे बंगाल का विभाजन या बंग भंग, यहाँ ये कब होता है? 1905 को, ये डेट याद रखिएगा। यहाँ एक चोर प्रश्न है। चोर प्रश्न क्या है? कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। वैसे अक्सर ये डेट पूछता है। जैसे भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाए, इसकी घोषणा कब होती है? 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई कब? 1912 में। जैसे साइमन कमीशन की स्थापना हो गया 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आता है। जैसे किसी आयोग का स्थापना कब हुआ, स्थापना और आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया, ये भी ऐसे प्रश्न घूम के आते रहते हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, यहाँ आइए। बंगाल का जब विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है तो 1905 में भारत के गवर्नर कर्जन होते हैं, याद रखिएगा। जैसे पहले आजादी से पहले गवर्नर मतलब राष्ट्रपति हुआ करता था, तो आज जैसे राष्ट्रपति एक है भारत के, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आप जानते होंगे। और उत्तर प्रदेश की कौन है गवर्नर? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। तो यानी उत्तर प्रदेश के अलग हो गए और भारत के अलग हो गए, ठीक है। आजादी से पहले राष्ट्रपति को गवर्नर कहते थे, आजादी के बाद गवर्नर को राष्ट्रपति कहने लगा, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ कभी कई बच्चे गुमराह हो जाते हैं। अगर पूछेगा भारत के गवर्नर तो कर्जन थे, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ दे कि बंगाल के गवर्नर कौन थे 1905 में, तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन के समय गृह सचिव कौन थे? रिजले थे। और बंगाल का विभाजन के समय पत्रकार कौन थे? W.H. नेविंसन थे, याद रखिएगा। टेट 5-6 वर्षों बाद आ रहा है और पेपर जैसे जैसे वर्ष बीतता जाता है ना, पेपर कठिन होता जाता है। आप पुराना सालवर्ड पेपर देखेंगे, सोचेंगे उसी तरह पेपर आएगा, तो नहीं। पेपर का कठिनाई स्तर प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस लेवल से पढ़िए। इससे आसान आ गया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और कठिन आ गया तो आपके लिए कठिन लगेगा ही नहीं।
नोट करिएगा, बंगाल विभाजन का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियंत्रण में समस्या आ रही है, इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कमजोर करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने लोग लगे हैं उनको कमजोर किया जाए और भारतीयों को बांट दिया जाए आपस में। बांटो और राज करो की नीति के कारण जो है ये बंगाल का विभाजन किए थे। बंगाल का विभाजन दो भागों में किया गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश और त्रिपुरा का पूर्वी भाग था, पश्चिमी बंगाल में बंगाल और जो है पश्चिमी भाग था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, कलकत्ता के सभा में निर्णय हुआ कि भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी के जो है आंदोलन जो है शुरू होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन भंग हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस या रक्षा दिवस जो है मनाया गया। भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। इस बात का वर्णन जो है सर्वप्रथम संजीवनी पत्रिका में प्रश्न पूछा जाता है आया था, जिसके लेखक कृष्णकांत मित्र या के मित्र थे। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी में अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले और इसमें स्वदेशी की मांग की गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया और बंग भंग को जो है निर्मम भूल बताया। किसने कहा? प्रश्न ऐसे आएगा, किसने कहा कि जो है बंगाल विभाजन अंग्रेजों का निर्मम भूल है और बंगाल विभाजन जो किया कर्जन वो औरंगजेब के समान है? किसने कहा? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने ही कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा कि जितने भी भारत के गवर्नर हुए आजादी से पहले उसमें सबसे लोकप्रिय अगर कोई था तो रिपन था। रिपन का कार्यकाल कब तक था भाई? तो 1880 से लेकर 1884 के बीच में था। उसी बीच रिपन ने क्या किया? 1881 में पहली बात नियमित जनगणना करा दिया, कारखाना अधिनियम लगा दिया कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है काम पे नहीं लगाना है। भारत में शेयर मार्केट ला दिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक बन गया, नगरपालिका पंचायत का। इल्बर्ट विवाद उसी बीच आ गया कि भाई किसी भारतीय को पकड़ते हो, तुम्हारा वकील तुम्हारा जज जो चाहते हो फैसला सुना देते हो, गलत है। अगर किसी भारतीय को पकड़ते हो तो उसके तरफ से वकील कहो मुहैया करे। अगर वकील मुहैया कराने की स्थिति में नहीं है, गरीब है, तो सरकार वकील मुहैया कराए और तुम्हारे वकील जो है दोनों में जीरो हो। जीरो होने के बाद जो जज फैसला दे वो मान्य होगा। इसीलिए रिपन ने कुछ ऐसा काम किया, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटर ने लगाया था, रिपन ने बंद कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे लोकप्रिय गवर्नर कौन था भाई? तो सबसे लोकप्रिय गवर्नर रिपन को कहा जाता है। ठीक है, आइए उसका आगे चर्चा करेंगे हम लोग। 1906 में आप देखेंगे, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। 1905 में कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ लिखा गया है गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी की मांग करते हैं। 1906 में दादा भाई नौरोजी होते हैं और यहाँ स्वराज की मांग करते हैं। नेक्स्ट आइए देखा जाए, सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। याद रखिएगा, इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में नरम दल गरम दल में हो जाता है। गरम दल के नेता लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या इन्हीं को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे पूछेगा लाल बाल पाल कौन थे, इनमें से कौन लाल बाल पाल नहीं थे। इन तीनों लोग का नाम आ जाएगा, एक और लोग का नाम जोड़ देगा, प्रश्न कुछ भी बना देगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा क्लास को, ध्यान से क्लास देखा हुआ, संभाल के कोई वस्तु रखी हुई काम कभी न कभी जरूर आती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, 1907 के तत्कालिक गवर्नर जनरल मिंटो का कथन था, सूरत में कांग्रेस का विघटन हमारी सबसे बड़ी क्या है? जीत है। नोट कर लीजिएगा, 1908 में तिलक को मंडले जेल बर्मा में भेज दिया गया, जिसके विरोध में मुंबई में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, जो भारत की प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी। अगर आपके एग्जाम में पूछे भारत में सबसे पहले हड़ताल कब हुआ, जो राजनीतिक हड़ताल था, तो 1908 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि तिलक को जेल में बंद कर दिया गया।
कहाँ के मजदूरों ने हड़ताल किया था? तो मुंबई मिल के मजदूरों ने हड़ताल किया था। इसी पर एक इतिहासकार लेनिन आते हैं। लेनिन का कथन आता है कि जो है लेनिन, देखिए नाम लिखा हुआ है, लेनिन का कथन आता है, अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते क्योंकि भारत का मजदूर जाग चुका है। मांडले जेल बर्मा में तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। खूब पूछा हुआ है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? तो तिलक ने लिखा। नामक पुस्तक 1915 में लिखा। 1915 में जेल से बाहर आ जाते हैं और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें एनी बेसेंट इनको लेकर चली जाती हैं। और बाद में पुनः ये क्या होता है, जो सूरत अधिवेशन 1907 से अलग हुए थे लाल बाल पाल, ये पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और जिस दिन असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, यह हुआ कि असहयोग आंदोलन 9 बजे से चलाया जाएगा आज 1920 में, तो उसी दिन सुबह मर जाते हैं। और कहा जाता है कि कौन ऐसा था जिसको जो लाख चाह के भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया? तो तिलक थे। इनके आगे एक चैप्टर पढ़ाएंगे कथन, सभी का कथन। तो जितने तीखे कथन आप देखिएगा ना, बाल गंगाधर तिलक के कथन जो है तीखे कथन होंगे। खैर अभी उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखा जाए दिल्ली दरबार 1911 में हार्डिंग के समय, हार्डिंग द्वितीय याद रखिएगा, हार्डिंग 2 थे, तो ये हार्डिंग द्वितीय इनकी बात हम कर रहे हैं, जगह जगह यही समझिएगा, हार्डिंग प्रथम की बात नहीं कर रहे हैं। हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया। जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट घोषित किया गया। जॉर्ज पंचम कौन थे? तो वहां दिल्ली के ब्रिटेन के प्रिंस थे, ब्रिटेन के राजकुमार थे, और उनकी पत्नी मेरी थी। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। कहा बंगाल विभाजन नहीं होगा। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होने की घोषणा हो गई, लेकिन 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया। 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिसेन नारायण जी थे। इसी अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 में गाया गया। कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। तो किसके अधिवेशन में? कौन अधिवेशन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिसेन नारायण जी थे। इसीलिए छोटे छोटे चैप्टर को पहले हमने पढ़ा दिया है, नोट कर लीजिएगा। भारत में दिल्ली दरबार लगता है 3 बार, 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय 3 बार ये लगता है। हार्डिंग बम कांड 1912, 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका गया, जिसे दिल्ली बम कांड या हार्डिंग बम केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। हार्डिंग के ऊपर बम रास बिहारी बोस ने फेंककर जापान भाग जाते हैं। हार्डिंग बम केस बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को इसमें फांसी दे दी गई। लखनऊ समझौता 1916 में देखा जाए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता के बीच में लखनऊ समझौता होता है। किसके किसके बीच में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता के बीच में लखनऊ अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार किसके तरफ से? राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जब 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना नहीं होते हैं, लियाकत अली होते हैं, और वहां के गवर्नर जिन्ना होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। लखनऊ समझौता में 2 प्रमुख निम्नलिखित कार्य होता है। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ऐतिहासिक समझौता होता है। पिछले 9 सालों से जिन उग्रवादियों को निकाला गया था उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया, जैसे तिलक जी। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। नोट क्या है? इस अधिवेशन में उदारवादियों उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। इस अधिवेशन में प्रथम बार जिसमें कांग्रेस ने सांप्रदायिक सीट देने का स्वीकार किया था। इस अधिवेशन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने जो है चंपारण के समस्या से अवगत कराया था। किसमें? इसी लखनऊ अधिवेशन में। महात्मा गांधी कहते हैं कि लखनऊ अधिवेशन शिक्षित और धनी मुसलमानों का एक समझौता था।
कौन सा अधिवेशन? तो लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन 1916, यहां से भी प्रश्न आते हैं। होम रूल लीग स्थापना तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर जो है होता है। कहाँ कहाँ होता है? तिलक द्वारा होम रूल स्थापना अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक में घोषणा होता है और इसका गठन पूना महाराष्ट्र में जो है होता है। तिलक का समाचार पत्र केसरी मराठा भाषा में पूछा हुआ कई बार, और मराठा पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा का है। तिलक होम रूल लीग के उद्देश्य था कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाए और स्वशासन की मांग की जाए। किसका उद्देश्य था? तो याद रखिएगा, तिलक होम रूल लीग का जो है उद्देश्य था। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना मद्रास में सितंबर 1916 में होता है। एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना है। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई थी, भारत में आके इसकी नागरिकता ले ली थी, ने सर्वप्रथम शुरू किया था। 1914 को अपने पत्रिका कॉमनवेल्थ में इन्होंने स्वशासन की बात की थी। नोट कर लीजिएगा, नोट में क्या पूछा जाता है, पूछा हुआ था पीजीटी में कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट को नजरबंद करके ऊटी तमिलनाडु भेज दिया गया और जब 1917 में बाहर आई तो अपनी लोकप्रियता के कारण इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष अगर कोई बना तो एनी बेसेंट बनी। कब? कलकत्ता अधिवेशन 32वां अधिवेशन में 1916 में। लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी। कब बनी? 1925 में बनी। कहाँ के अधिवेशन में बनी? तो जो है कानपुर के अधिवेशन में बनी, याद रखिएगा। और तीसरा कोई महिला भारतीय बना था तो नलिनी सेनगुप्ता बनी थी, उसके बाद सोनिया गांधी बनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं बाद में। इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। होम रूल स्थापना 1916 का परिणाम यह होता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आता है। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 या अगस्त घोषणा 1917, भारत के सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के कॉमन सभा में एक प्रस्ताव की घोषणा होती है, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र या अगस्त घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। घोषणा पत्र के अनुसार भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कहा गया। भारत में मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है दिया है। रोलेक्ट एक्ट 1919, रोलेक्ट एक्ट के अनुसार अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, काला कानून, काला अधिनियम, आतंकवादी जो है अधिनियम भी कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा में ज्यादातर होम रूल के युवा सदस्य थे। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट कानून के अंतर्गत केवल शक के आधार पर जो है अंग्रेज जब चाहे तब जिसके ऊपर एक्शन ले लेते थे। यानी रोलेक्ट एक्ट आया कब? 1919 में। इसके तहत अंग्रेज जब चाहे तब जिसको चाहे तब जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, काला कानून, काला अधिनियम, आतंकवादी अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, आइए देखा जाए। अब इसी एक्ट के विरोध में जो है सभा होता है, वो सभा का नाम क्या है? जालियांवाला बाग कांड सभा। ठीक है, खैर जालियांवाला सभा होता है, उसी में कांड होती है। आगे देखा जाएगा, पहले नोट में देखा जाए। नोट में देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोलेक्ट एक्ट कानून के विरोध का कारण क्या था? मूल अधिकारों का हनन था। रोलेक्ट एक्ट के सत्याग्रह का नेतृत्व दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद ने संभाली थी और विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का नारा दिया था। इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने एंटी रोलेक्ट एक्ट शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा इन्हें दिल्ली में गिरफ्तार करके बंबई छोड़ दिया गया और 1919 में गांधी जी की राजभक्ति
इस कानून के विरोध में अंग्रेजों के प्रति क्या होती है, समाप्त हो गई। यानी गांधी जी ने क्या किया, रूलेट एक्ट का विरोध किया, एंटी रूलेट एक्ट सत्याग्रह किया, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, दिल्ली में गिरफ्तार किया, बंबई में छोड़ दिया, अंग्रेजों का जो मोह भंग था वहीं समाप्त हो गया। तो अब यहां से गांधीवाद शुरू होता है। अब आप देखेंगे जालियांवाला बाग कांड, ये कब होता है भाई, 1919 में होता है। रूलेट एक्ट के विरोध करने पर पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर शफुद्दीन कुचलू, डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस सभा को हंसराज द्वारा बुलाया गया था और बाद में यही हंसराज सरकारी गवाह बन गया। इस सभा में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 1000 लोगों की लगभग जो है मृत्यु हुई थी। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि जो है हकीम अजमल ने हाजिर उल की उपाधि वापस की तथा शंकर नायर ने वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया और इस हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटी बनी। पहला सरकार द्वारा हंटर कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में दिया कि कहा कि सरकार निर्दोष है। यही महात्मा गांधी का कथन आता है कि यह पन्ने दर पन्ने निर्लज जो है सरकारी लिपापोती है। दूसरी कमेटी कांग्रेस द्वारा तहकीकात समिति बनाई गई, जिसकी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार जो है दोषपूर्ण है। तहकीकात समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय और सदस्य तैयब जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है होते हैं। और शेष जो है काफी लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। जितने लोग यूपी टेट देख रहे हैं जूनियर प्राइमरी, ये 2200 रेट है, लेकिन अभी 1100 में दिया जाता है। आप मेरे साथ पूरा जूनियर का GS पढ़ेंगे, आप जो है मेरे साथ पर्यावरण पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और मेरे साथ आप जो है CDP मनोविज्ञान पूरा पढ़ेंगे। बाकी क्लास की रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग करके रख दी गई है। पूरा टेस्ट आपको मिलेगा, PDF मिलेगा, थियोरी मिलेगा, प्रिंट आउट की सुविधा है, टेस्ट देने की सुविधा है। आप निश्चित ही हमारे साथ जो है टेट जो है 100+ पार करेंगे। जैसे हम बता रहे हैं वैसे फॉलो करिए, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इस टेस्ट को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप YouTube पे ये क्लास देखते हैं तो फायदा होगा। टेस्ट खरीदते हैं एप्लीकेशन में तो ये सारे फायदे आपको बढ़ जाएंगे। और हमारा टेस्ट क्यों लेना चाहिए, आप देख सकते हैं इस चीज को। कोर्स से जो है टेस्ट कोर्स स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, और 9795-2010 पे कंप्लीट कोर्स आप लिख सकते हैं। और ये बुक चाहे तो आप ले सकते हैं। ये जो है आप जो है जूनियर की भर्ती के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जो है बुक लेने के लिए 9795962010 बुक लिखिएगा, आपको बुक जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। और जो लोग टेट एग्जाम देना है, फ्री में टेस्ट होता है, इसमें आप जुड़िए और जो है इससे भी आप जो है जुड़ सकते हैं। सभी लिंक इस पे भेज दिया जाता है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।